मिलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी से मुलाकात होगी। पीएम मोदी को केदारनाथ धाम का प्रसाद देंगे सीएम धामी। 4 धाम यात्रा समेत और कई योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ धाम का प्रसाद देंगे मुख्यमंत्री। 4 धाम यात्रा समेत और कई योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी। तो 4 धाम यात्रा चल रही है उत्तराखंड में। गंगोत्री धाम में जब पूजा अर्चना हुई थी तो पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई थी और अब प्रसाद लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। 12 बजे मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ होनी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? अगर बात किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सुबह आना था, लेकिन जिस तरीके से मौसम खराब था वो कल देर रात ही दिल्ली पहुंच गए थे। उत्तराखंड सदन में मौजूद है। 12 बजे उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, जहां पे वो प्रधानमंत्री को केदारनाथ का प्रसाद भेंट करेंगे और इसके अलावा जो तमाम सारी विकास परियोजनाएं चल रही है, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण की हो या बद्रीनाथ पुनर्निर्माण की हो, और इसके अलावा जो यात्राएं चल रही है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे केदारनाथ में जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं या बद्रीनाथ में जो व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि काफी श्रद्धालु लगातार वहां से शिकायत कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं। इसको लेकर के भी सीएम ने वहां पे तमाम सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बेहतर की जाए, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत न हो दर्शन करने के लिए। तो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनको प्रसाद भी भेंट किया जाएगा और जो तमाम सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद अविनाश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए बात करते हैं निकाय की जंग की। बड़ी खबर लखनऊ से है। निकाय चुनाव में सपा का कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा है। मथुरा में समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय मेयर प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे दिया है। सपा ने निर्दलीय राजकुमार रावत को समर्थन का ऐलान कर दिया है। मथुरा में सपा के पंडित तुलसीराम शर्मा मेयर प्रत्याशी हैं और तुलसीराम शर्मा को सपा का सिंबल अलॉट हो चुका है। लेकिन अब जो समर्थन की बात सामने आ रही है कि मथुरा में सपा ने निर्दलीय मेयर प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। सपा ने निर्दलीय राजकुमार रावत को समर्थन का ऐलान कर दिया है। मथुरा में सपा के पंडित तुलसीराम शर्मा मेयर प्रत्याशी हैं, लेकिन क्यों सपा ने उन्हें गच्चा दे दिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सिंबल दिया जा रहा है तुलसीराम शर्मा को और समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को। ये बात समझ से परे है। तो निकाय की जंग में सपा का कंफ्यूजन क्या है, देखिए। मथुरा में निर्दलीय मेयर उम्मीदवार राजकुमार रावत को समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। मथुरा में सपा ने पंडित तुलसीराम शर्मा को मैदान में उतारा था। वहीं संत कबीर नगर में निर्दलीय जगत जायसवाल को भी समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव ने जगत जायसवाल के लिए वोट मांगे। संत कबीर नगर से सपा ने पवन छापड़िया को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उनको समर्थन न देकर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। बरेली में पहले ही उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया था। बरेली में भी सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों से समर्थन वापस ले लिया। अब ये राजनीतिक रणनीति है या कंफ्यूजन, ये भी अपने आप में सवाल है। रविवार को अखिलेश यादव संत कबीर नगर में थे और उन्होंने यहां पर अपने प्रत्याशी को छोड़ निर्दलीय उम्मीदवार जगत जायसवाल के समर्थन में वोट मांगे। जगत जायसवाल जी की मदद करना, जगत जायसवाल जी की। तो निकाय की जंग में जो कंफ्यूजन, इस पर हम बात करते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, सियासी परिस्थितियां जो उत्तर प्रदेश की है उसका आपको बहुत अनुभव समझने का, ये बताइए कि ये जो 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश में हुआ है, समाजवादी पार्टी ने जो किया है कि प्रत्याशी किसी और को बनाया, समर्थन किसी को और दे दिया, ये कंफ्यूजन है या फिर कोई अलग से रणनीति है जिस पर सपा काम कर रही है? देखिए अवधेश, जिस तरीके से आप अगर बात कर लीजिए अब मथुरा की, क्योंकि कल ही वहाँ पर पार्टी के जो यूनिट है, जिला यूनिट, उसने क्या किया, उसने जो अधिकृत उम्मीदवार है पंडित तुलसीराम शर्मा, उनकी जगह कह दिया कि नहीं, अब हम राजकुमार रावत को समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी, जबकि उनको सिंबल भी अलॉट हो चुका है। जब वहाँ पर हम ईवीएम में लोग जाएंगे मेयर के लिए वोट देने, तो वहाँ साइकिल का भी चुनाव चिन्ह होगा। लेकिन अब
पार्टी ये करे नहीं, हमारे जो उम्मीदवार है वो ये है, हमने इनको समर्थन दे दिया। चलिए ये तो मथुरा की बात हो गई। कई बार हम कह सकते हैं एक आध जगह अगर हो जाए तो भाई लगता है पार्टी को कि नहीं भाई गलत डिसीजन हो गया, उम्मीदवार हमने गलत उतार दिया तो हम दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी पार्टियों की कोशिश होती है कि अपने कैंडिडेट को बैठा दें। अब मथुरा के बाद आप बरेली की बात कर लीजिए, वहां पर समाजवादी पार्टी ने जरूर ये किया, अपने अधिकृत उम्मीदवार को बैठा दिया। वहां कम से कम अब जब ईवीएम होगा वहाँ सिंबल सपा का नहीं जाएगा ईवीएम में, क्योंकि उनके कैंडिडेट ने पर्चा वापस ले लिया। ये दूसरी जगह की बात हो गई। तीसरी जगह की आप बात कर लीजिए शाहजहांपुर, वहाँ जिसको कैंडिडेट बनाया था अर्चना वर्मा को, उसने तो पार्टी छोड़ दी, उन्होंने वो तो बीजेपी में शामिल हो गई और अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। चौथी बात कर लीजिए आप संत कबीर नगर की, खुद अखिलेश यादव कल वहाँ पर थे, पार्टी ने पवन छापड़िया को वहाँ उम्मीदवार बनाया, अधिकृत उम्मीदवार है उनका भी। हम कहें कि जब मतपत्र होगा उसमें साइकिल का सिंबल होगा, पवन छापड़िया लिखा होगा, लेकिन अखिलेश यादव खुद आपने सुनाया मंच से किसके लिए अपील कर रहे हैं, जगत जायसवाल के लिए। तो अगर हम कहें कि एक जगह कहीं पर कैंडिडेट में दिक्कत हो सकती है, लेकिन चार चार जगह पर इस तरह की अगर स्थिति, तो इसको तो क्या कहेंगे, कंफ्यूजन ही कहेंगे। और आज बीजेपी में जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सरकार में और 7 बार के विधायक नरेंद्र सिंह यादव, उन्होंने भी ज्वाइन किया। हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने यही बात कही कि देखिए यही स्थिति है समाजवादी पार्टी में। 2022 में कह रहे हैं कि उनको विधानसभा का टिकट दिया था और जब 1 घंटा बचा नामांकन का तो उनका भी पर्चा वापस ले लिया था। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है। और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो आज इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये पार्टी कंफ्यूज है, निर्णय नहीं ले पाती है और इसीलिए जो है वो कहीं अपने अपने कैंडिडेट को बदल रही है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि इसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 3 जगहों पर ये स्थिति देखने को मिली है। और बड़ी खबर रामपुर से है। निकाय चुनाव में आजम खान का तूफानी प्रचार चल रहा है। जनसभा में विरोधियों पर जमकर आजम खान बरसे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे वोट छीन लिए जाते थे, हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की गई, हमने सबके दौर देखे हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर में सपा प्रत्याशी फातिमा दबी को वोट दीजिए और उन्होंने ये कहा कि हमारे वोट छीन लिए जाते थे, हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की गई, सब दौर हमने देखा, इसलिए जरूरी है कि सपा प्रत्याशी फातिमा दबी को वोट दिया जाए। इससे पहले कल भी आजम खान काफी भावुक भाषण दे रहे थे। चुनाव के दिन हमारे वर्कर्स हर बूथ पर आए, कोई बूथ ऐसा नहीं होता था जहां हमारे वर्कर्स को मारा नहीं जाता था, हमारे वोट नहीं छीने जाते थे, आधे वोट हमारे छीन लिए जाते थे, उसके बाद भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा चलाए। यही वजह हुई, ज्ञान लिया कि हम इसे हरा तो नहीं सकते, नाव हटा नहीं। वाह बादशाह वाह, मैंने कहा था बादशाह झूठा नहीं होता और झूठा हो बादशाह। अक्सर लोग मिसाल देते हैं कि मेरा थूका चाट लिया, अब मेरे मुंह में तो इतना थूक भी नहीं बचा के ये चाटे। बाबेल पर थूक दिया मैंने, वो चाट लिया। सिटिंग की जबानें बड़ी लबलब वाली हैं, वही नहीं है संजय के ढेले वाले। बाबे निजात पर थूका, वो चाट लिया, बाबे हयात पर थूका, वो चाट लिया। जिन गुरुओं ने ये समझ लिया है कि वो इख्तिदार का पट्टा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं। हमने मिसेस इंदिरा गांधी का भी दौर देखा, राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, दूसरे भी नहीं मिले उनके। तो जब कुदरत इंतकाम लेती है तो ऐसा होता है कि संजय गांधी उड़ते हैं जिंदा और मिलते हैं नीचे हिस्सों में। कुदरत का इंतकाम बड़ा सब, और जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ता है, बुलंदी होता है आखिरी और पर टूट के निकल जाता है और हेलीकॉप्टर फिर भी वापस नीचे उतर आता है। ये है इन बच्चों का स्कूल आज की सरकार ने बंद कर दिया। इस शहर के 2000 बच्चे तालीम से महरूम कर दिए, 2000 बच्चे। ऐसी जालिम हुकूमत है, 2000 बच्चे। बदला लोगे?
और बड़ी खबर प्रयागराज से भी है, जहां पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस की जांच में अब तक का बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा के गैंगस्टर अनवर शेख की पनाह में गुड्डू मुस्लिम है। शूटआउट के बाद लखनऊ के एक बिल्डर के संपर्क में गुड्डू मुस्लिम था। बिल्डर की मदद से गोवा जाने का प्लान बनाया था। एसटीएफ की एक टीम गुड्डू मुस्लिम को गोवा में भी तलाश रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, गुड्डू मुस्लिम को लेकर नए नए खुलासे होते रहते हैं, नई नई लोकेशंस का पता चलता रहता है, लेकिन अभी मामला समझ नहीं आ रहा है कि है कहां और कब मिलेगा। बिल्कुल गुड्डू मुस्लिम लखनऊ पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए, यूपी पुलिस के लिए, प्रयागराज पुलिस के लिए, सबके लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी लखनऊ आया था और कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद वो सीधे लखनऊ आया था। उसके साथ कुछ लोग भी थे। यहाँ उसका एक बिल्डर कनेक्शन है। बिल्डर से मिला, मुलाकात की, एक दिन रुका भी, उससे कुछ पैसे लिए। उसके बाद वो सीधे गोवा चला गया था। यहाँ से उसको गोवा बिल्डर नहीं भेजा। ये बताया जा रहा है कि उसको आर्थिक मदद की, रुपया दिया और उसके साथ कुछ और भी साथी थे जिनको गोवा भेजा गया। गोवा का प्लान क्यों बनाया गया, वहाँ कौन लोग थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन एसटीएफ के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि गोवा में एक गैंगस्टर है जिसके पास गुड्डू मुस्लिम ने शरण ली थी, उसको वहीं पर टिकाया गया और कई दिन वहां पर रहा। हालांकि जब तक एसटीएफ को इसकी जानकारी मिली तब तक गुड्डू मुस्लिम वहां से निकल गया, क्योंकि लगातार वो पुलिस से, एसटीएफ से और खुफिया एजेंसियों से, इसके साथ ही जो क्राइम ब्रांच है उनसे एक कदम आगे चल रहा है। जहां जहां वो पहुंचता है, कुछ दिन रुकता है, नए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, नया सिम खरीदता है, उसके बाद वो लोकेशन बदलते ही अपना मोबाइल भी बदल देता है, सिम कार्ड भी बदल देता है, दूसरे नंबरों से बात करता है, आते जाते लोगों से मोबाइल लेकर बात करता है। ये एसटीएफ को पता चला है, क्योंकि कई लोग जब सर्विलांस सिस्टम एक्टिव हुआ, नंबर जुटाने शुरू किए, तो गुड्डू मुस्लिम के कुछ नंबर मिले थे जो बंद हो चुके हैं। लेकिन उन नंबरों से बात की गई, जिन नंबरों पे बात की गई, तो पता चला कि वो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मदद ली गई थी, कुछ पैसा लिया गया था। एसटीएफ ने उन सभी लोगों से इंटरोगेट किया है। आखिरी लोकेशन जो मिली थी गोवा में मिली थी। ये कहा जा रहा था कि वो पश्चिम बंगाल में हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। लेकिन लेटेस्ट जो गुड्डू मुस्लिम की स्थिति है कि वो कहाँ पर छिपा हुआ है, किस जगह पे है, अभी उसके साउथ इंडिया में भी होने की बात, आशंका सामने आई थी कि दक्षिण भारत के किसी शहर में छिपा हुआ है। अभी तक वर्तमान लोकेशन गुड्डू मुस्लिम की नहीं पता चल पाई है। जहां जहां जो लोकेशन पता चल रही है वो पुरानी लोकेशन है। जब तक पुलिस पहुंचती है, बिल्कुल, ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो एक कदम आगे चल रहा है। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। बड़ी खबर प्रयागराज से एक और है। अतीक के बेटे अली अहमद से जेल में मुलाकात पर पाबंदी नहीं है। मुलाकात पर पाबंदी की खबरों को अफसरों ने अफवाह बताया है। नियमों के मुताबिक परिवार के सदस्य, वकील और अन्य लोग मिल सकते हैं। मुलाकात के दौरान लोकल इंटेलिजेंस का एक सदस्य भी मौजूद रहेगा। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर के मुताबिक अली अहमद से जेल में मुलाकात करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक उमेश पाल मर्डर केस के बाद परिवार का कोई सदस्य या करीबी अली से मिलने जेल पहुंचा ही नहीं। वहीं झांसी में भाजपा की बागी उम्मीदवारों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 22 नेताओं को भाजपा से निकाल दिया गया है। भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनावी लड़ रहे हैं और सभी बागी नेताओं ने वार्ड के लिए उम्मीदवारी मांगी थी। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, लेकिन भाजपा ने इसे गंभीरता से लिया है और इन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। 22 नेताओं को भाजपा से निकाल दिया गया है। झांसी में भाजपा के जो बागी उम्मीदवार हैं उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 22 नेताओं को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है। भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे थे। सभी बागी नेताओं ने वार्ड के लिए उम्मीदवारी अपनी मांगी थी, लेकिन जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर डीएवी कॉलेज ग्राउंड में फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने क्रिकेट कोच को गोली मार दी। क्रिकेट कोच को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर फायरिंग हुई है और अज्ञात बदमाशों ने क्रिकेट कोच को गोली मार दी। वाराणसी के डीएवी कॉलेज ग्राउंड की ये वारदात है, जहां पर फायरिंग हुई है। अज्ञात बदमाशों ने क्रिकेट कोच को गोली मार दी। क्रिकेट कोच को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर डीएवी कॉलेज ग्राउंड में फायरिंग हुई और क्रिकेट कोच को गोली मारी गई है। तो हमलावर कौन थे, बदमाश कौन थे, अब इस बात की जानकारी नहीं मिली है। अज्ञात हैं और फिलहाल आनंद फानू ने क्रिकेट कोच को भर्ती करवा दिया गया अस्पताल में।
और नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या फायरिंग को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है, किसने की, क्यों की? जी, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से क्रिकेट कोच जिस तरह से ग्राउंड में मैच खेलने के दौरान जिस तरह से अज्ञात बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां कोच के ऊपर बरसा दी, जिसमें कोच गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में कोच को निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है, जहां पर उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और आला अधिकारी की टीम भी मौके पर पहुंच के जांच में जुटी हुई है और जानने का यह प्रयास कर रही है कि क्यों क्रिकेट कोच को गोली मारी और किसके द्वारा गोली मारी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और पुलिस ने अभी तक मीडिया के सामने किस तरह का बयान देने से भी बचते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस द्वारा किस तरह से जांच की जा रही है और जांच में किस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि क्यों कोच को गोली मारी गई। फिलहाल बिल्कुल, धन्यवाद नवीन, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश जारी है। बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए लाइन में श्रद्धालु खड़े हैं। बर्फबारी के साथ साथ कई इलाकों में बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में 3 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक है और श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।